हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पहले फर्स्ट पेपर का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके कुछ पार्ट को हमने पढ़ लिया था और अब हम उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट किया था कि शिक्षण की अवधारणा होती क्या है। अब हम देखेंगे कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम शिक्षण की कुछ परिभाषाओं और महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। नेट परीक्षा में शिक्षण की विशेषताओं पर आधारित एक दो प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो अब हम शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पहला विशेषता है शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। फिर दूसरा है शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप यानी टीचिंग मॉडल से प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। फिर तीसरा है शिक्षण के विभिन्न स्तर भी हैं। चौथा है शिक्षण पाठचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है और अंतिम है शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर है विशेषता शिक्षण अधिगम अनुदेश प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सातवां है शिक्षण एक समव्यवसाय या वृत्ति यानी प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। और आठवां है शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। उपरोक्त विशेषताओं का विस्तृत वर्णन आगामी अनुच्छेदों में किया गया है। अब अगला हमारा टॉपिक है बौद्धिक गतिविधि। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि होती है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियों शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन इत्यादि का बौद्धिक विकास मुख्य रूप से यही उसका उद्देश्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम में व्यक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। चलिए कुछ जो है महत्वपूर्ण बातें दी हुई हैं कॉन्सेप्ट बॉक्स में, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप यानी बेसिक टीचिंग मॉड्यूल। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होती है, इस जो बॉक्स में पॉइंट्स दिए होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे सवाल भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप क्या होता है। शिक्षण का कोई मूलभूत प्रतिरूप नहीं है जो सभी स्थितियों के लिए शुभ हो। यहाँ दो विपरीत आकारों की चर्चा की गई है। इन आकारों को विभिन्न या संयोजित रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पैडागोजिकल अप्रोच। तो पैडागोजिकल अप्रोच क्या है तो जानते हैं इसके बारे में। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पैडागोगी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। शिक्षा शास्त्र एक पारंपरिक दृष्टिकोण है। इसे शिक्षण का विज्ञान या कला भी कहा जाता है। शिक्षक शिक्षण के मुख्य पहलुओं जैसे कि अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण गति, अध्ययन सामग्री, शिक्षण प्रविधि को तय करने में प्राथमिक भूमिका ग्रहण करता है। यह सब तय करना मुख्य रूप से शिक्षक का कार्य बन जाता है। फ्रेडरिक हर्बर्ट ने वर्ष 1906 में अपने कार्य सार्वभौमिक शिक्षा शास्त्र यानी यूनिवर्सल पेडागोजी में
शिक्षण के 5 औपचारिक चरणों का समर्थन किया है। पहला चरण है साधन रचना, यानी कि प्रिपरेशन, नई सामग्री को प्रासंगिक प्रचलित विचारों से संजोना। फिर हमारा दूसरा है प्रस्तुति, यानी प्रेजेंटेशन, ठोस वस्तुओं के वास्तविक अनुभव को ध्यान में रखते हुए नया पाठ प्रस्तुत करना। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है संस्थागत रूप देना, नए विचारों की प्रचलित विचारों के साथ तुलना करने के उद्देश्य से नए विचारों को शिक्षार्थी के दिमाग में प्रत्यारोपित करना। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है सामान्यीकरण, यानी जनरलाइजेशन, अमूर्त विचारों को विकसित करने के लिए अधिगम को धारणा और अनुभव से आगे ले जाना। फिर है हमारा पांचवा आवेदन, यानी एप्लीकेशन, नए ज्ञान अर्जित ज्ञान को छात्र के जीवन का अभिन्न अंग बनाना। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति क्या होती है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एंड्रागोगी मूलतः ग्रीक और बाद में जर्मन शब्द एंड्रागोगिक पर आधारित है, जिसे 1833 में जर्मन शिक्षक एलेक्जेंडर कप इन्होंने ही इसको प्रस्तुत किया था। यहाँ शिक्षार्थी अधिकतर स्वनिर्देशित, यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है। वह अधिकतर अपने स्वयं के अधिगम के लिए उत्तरदायी है। छात्र न केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अन्वेषण या खोज के माध्यम से व्याख्या करते हैं। छात्रों ने अपने अधिगम को गति स्वयं निर्धारित की है। प्रशिक्षक स्वयं को सीखने और नए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र नए कौशल को विकसित करते हैं। स्वमूल्यांकन में भी इस दृष्टिकोण की विशेषता है। एंड्रागोजिकल दृष्टिकोण की पहचान वयस्क शिक्षा से भी की जाती है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यवहारिक रूप से शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच कहीं नहीं होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन। शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन है तो एक तरफ है पैडागोगी से और दूसरी तरफ है एंड्रागोगी से। तो दोनों ने अपने अपने परिवर्तन को दिखाया है। पैडागोगी के अनुसार शिक्षक केंद्रित निश्चित रचना, शिक्षक की दिशा और निर्णय, शिक्षक का मार्गदर्शन और अधिगम की निगरानी, अधिगम में निष्क्रिय अभिनंदन, कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम और ज्ञान दिया और निश्चित रूप में। आगे है अनुशासनात्मक केंद्र, रैखिक दिशा, इसका आकलन संकुचित है। तो ये था पेडागोगी के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन। अब हम लोग जानेंगे अंडरगोगी पद्धति से शिक्षण में प्रमुख परिवर्तन। तो इसमें है शिक्षार्थी केंद्रित, लचीली प्रक्रिया, शिक्षार्थी की स्वायत्तता, शिक्षक की सुविधा, अधिगम के लिए समर्थन और प्रोत्साहन, अधिगम में सक्रिय भागीदारी, व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम, ज्ञान बनता है और विकसित होता है, बहुविषयक शैक्षिक केंद्र, एकाधिक विभिन्न दिशाएं, इसका आकलन विविध और निरंतर होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट पे ध्यान देते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा ह्यूटागोजी। ह्यूटागोजी को स्टीवर्ट हसे द्वारा परिभाषित किया गया था। यह स्वनिर्धारित अधिगम का अध्ययन है। यह एंड्रागोजी का विस्तार और पुनर्व्याख्या है। यह शिक्षण का एक नए युग का ढंग है। यह परिवर्तनकारी तकनीक है। यह छात्रों को आत्मखोज की गहन यात्रा पर ले जाता है। यह अवधारणा
स्व शिक्षा को बढ़ावा देती है जो औपचारिक शिक्षण से स्वतंत्र है। इसे पीएचडी और अप्रेंटिसशिप के उदाहरणों से जोड़ा जा सकता है। इन्होंने मनोवैज्ञानिक के 5 स्तंभ जो है बताया है। शिक्षा के संदर्भ में मनोविज्ञान के 5 स्तंभ है। पहला जैविक यानी बायोलॉजिकल, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, भावना, चेतना। दूसरा है संज्ञानात्मक, इसके अंतर्गत धारणा, सोच, बुद्धि और स्मृति। फिर तीसरा है विकासात्मक डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत सीखना, जीवन काल और विकास आता है। चौथा नंबर है सामाजिक और व्यक्तित्व यानी सोशल एंड पर्सनालिटी, इसके अंतर्गत सामाजिक व्यक्तित्व, भावनाएं, प्रेरणा आती हैं। फिर पांचवा नंबर है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य यानी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इसके अंतर्गत असामान्य उपचार, तनाव, जीवन शैली और स्वास्थ्य आता है। तो आगे बढ़ते हम लोग। इसके पहले हम लोग बौद्धिक गतिविधि के बारे में बातें कर रहे थे, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण प्रविधियों जैसे कि मस्तिष्क झंझावाती प्रविधि, जिसका वर्णन बाद में किया गया है, इत्यादि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वांछित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री की तरह होते हैं। वे कक्षा में विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में ढालता है ताकि उनके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास इत्यादि आते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करना होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षण के दौरान एक अनुभवी व्यक्ति और एक अनुभवहीन व्यक्ति यानी छात्र के बीच बातचीत होती है। यहाँ मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यहाँ शिक्षण के मूल रूप से 3 भिन्न भिन्न स्तर हैं। ये स्तर शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों की उपलब्धि को दर्शाते हैं। स्वायत्त विकासात्मक चरण को बाद के चरण में संकलित किया गया था, लेकिन सबसे मूलभूत होने के कारण इसकी चर्चा पहले की गई। मॉरिस एल्विगी ने एक आरेख 1976 में सबसे अधिक विचारशील और कम विचारशील का सुझाव दिया, यानी स्वायत्त विकास स्तर। स्वायत्त विकास स्तर से हमारा यह तात्पर्य है स्वायत्त विकास का स्तर छात्र केंद्रित है। यहाँ शिक्षक का कार्य सकारात्मक की तुलना में नकारात्मक भी हो सकता है। यहाँ बालक पर कोई भी विचार प्रबलता से थोपना नहीं होता है। अधिगम छात्र की अपनी भावनाओं और निर्णय पर निर्भर करता है। यहाँ किसी औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ छात्रों को भगवान का उपहार कहा जाता है। पाठ्यक्रम में वर्णित 3 प्रमुख स्तरों की सूची स्तंभ के आकार के चित्र 1.1 में समझाया गया है। तो सबसे पहला हमारा स्तर होता है स्वायत्त विकास स्तर। स्वायत्त विकास स्तर। उसके बाद होता है स्मृति स्तर, इसमें न्यूनतम विचारशील होता है। फिर उसके बाद आता है अवबोध स्तर यानी विचारशील, और अंत में आता है चिंतन स्तर यानी सर्वाधिक विचारशील। आइए आगे देखते हैं। तो शिक्षण का स्मृति लेवल क्या होता है, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT। हार्वर्ड शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। स्मृति स्तर
औपचारिक शिक्षण का प्रारंभिक चरण है। स्मृति स्तर तथ्यों को कंठस्थ करने की प्रवृत्ति को प्रेरित करता है। स्मरण शक्ति का अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि इसमें अधिगम में तीव्रता, प्रतिधारण की स्थिरता, स्मरण करने में तीव्रता और केवल वांछनीय सामग्री को सचेत स्तर पर लाने की क्षमता सम्मिलित है। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उत्तेजना प्रक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के रूप में है। स्मृति स्तर पर शिक्षण और अधिगम मूल रूप से हमारी स्मृति में तथ्यात्मक सामग्री देने के बारे में है। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित है। एमएलटी के 3 महत्वपूर्ण पहलू निम्न रूप से दिए गए हैं। पहला है सामग्री का अधिगम, फिर दूसरा है सामग्री का प्रतिधारण और तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर सामग्री का पुनरुत्थान यानी रिप्रोडक्शन। शिक्षण के स्मृति स्तर के उद्देश्य अगला पॉइंट है मेरा, तो आगे जानते हैं। पहला इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को ज्ञान और सूचना प्रदान करना है। फिर दूसरा उद्देश्य है, यह तथ्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। तीसरा है, इसमें ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञान आधारित उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया गया है। चौथा है, शिक्षण मुख्य रूप से विषय केंद्रित है। और पांचवा है, छात्रों को याद रखने वाली वस्तुएं सरलता से सिखाई जा सकती है, इसलिए विशेष सामग्री को सुव्यवस्थित रखना आवश्यक हो जाता है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण विधि या प्रणाली यानी कि टीचिंग मेथड। आइए जानते हैं इसके बारे में। शिक्षण विषय केंद्रित है। इसमें ड्रिल, समीक्षा, संशोधन, प्रश्न पूछना आदि शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। इनसे दोहराव या अभ्यास करने के में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। इसकी सहायता से नए अनुभव से भी जुड़ा जा सकता है। प्रश्न तकनीक का उपयोग जांचने के लिए किया जाता है कि शिक्षण के ज्ञान स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। शिक्षक को स्टेज सेंटर, संसाधन प्रबंधक और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। शिक्षार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है क्योंकि विषय सामग्री, शिक्षण तकनीक और शिक्षण पद्धतियाँ शिक्षक द्वारा तय की जाती है। यहाँ शिक्षण उपकरण के रूप में शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि दृश्य यंत्र, श्रव्य यंत्र, दृश्य श्रव्य सहायक मॉडल, चार्ट, मानचित्र, चित्र, टीवी, रेडियो आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे शिक्षार्थियों में अधिगम प्रक्रिया के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। छात्रों को श्रेष्ठतर रूप में सीखने के लिए आंतरिक भावना का होना आवश्यक है। शिक्षण के इस स्तर पर प्रेरणा की प्रकृति काफ़ी सीमा तक बाहरी होती है। अब हम देखेंगे शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन प्रणाली। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रकार की परीक्षा सम्मिलित है। मूल्यांकन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर किया जाता है। यहाँ छात्रों की याद करने की शक्ति की जांच के लिए मौखिक और लिखित दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा के लिए शार्ट टाइप, रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप, मल्टीपल चॉइस और मैचिंग टाइप टेस्ट वस्तु का उपयोग किया जाता है। यहाँ शिक्षण के लिए प्रश्नों की अधिकतम संख्या का प्रयास करना आवश्यक होता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है स्मृति के मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षण का स्तर, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जीन पियाजे के अनुसार स्मृति स्तर मुख्य रूप से स्कूल में प्रारंभिक कक्षाओं से संबंधित है। यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संचालन स्तर पर आधारित है। वे अमूर्त अवधारणाओं पर कार्य न करके अपने मानसिक विकास के अनुसार वास्तविक अर्थ और प्रकृति का विश्लेषण किए बिना सरल अवधारणाओं को आसानी से सीख सकते हैं। सामान्य तौर पर
विद्यार्थियों से सीखे गए तथ्यों पर विचार करने, चिंतन करने या प्रतिबिंबित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। हर्बर्टियन की अवधारणा के सिद्धांत के अनुसार युवा छात्र मन इस स्तर पर स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए तत्पर रहते हैं। मस्तिष्क वैसे भी अधिक मात्रा में तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें अवधारणाएं, तत्व, संरचनाएं, मॉडल, सिद्धांत आदि सम्मिलित हैं। पावलोव और स्किनर के अनुबंधन, अनुकूलित या कंडीशनिंग सिद्धांत की अवधारणा को रेखांकित किया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की गई सही प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है ताकि सीखी गई विषय वस्तु को दीर्घ समय तक सरलता से याद रखा जा सके। अब आगे जानते हैं शिक्षण स्मृति स्तर के लिए सुझाव, यानी शिक्षण स्मृति स्तर के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो पहला सुझाव है हमारा, शिक्षण सामग्री वस्तुनिष्ठ और उपयोगी होनी चाहिए। फिर दूसरा है, शिक्षण सामग्री सीमित होने के साथ साथ सरल से जटिल की ओर, यानी सरल से जटिल की ओर अग्रसर होनी चाहिए। फिर अगला है हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री को व्यवस्थित, एकीकृत और अनुक्रमित करके संगठित किया जाना चाहिए। नंबर 4 है, छात्रों की स्मरण शक्ति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन का ध्यान रखा जाना चाहिए। 5वां है, नित्य प्रयोग और अभ्यास से छात्रों की स्मृति में अधिक सामग्री की अवधारणा को बढ़ाया जा सकता है। 6ठा है, कक्षा अनुदेश के दौरान निरंतर सुदृढ़ीकरण अवश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षण के अवबोध स्तर को समझना, यानी शिक्षण का अवबोध स्तर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मॉरिसन शिक्षण अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हैं। यह स्मृति और अंतःदृष्टि है, यह विषय की दक्षता पर निर्भर करता है। यह विद्यार्थियों को सामान्यीकरण सिद्धांतों, तथ्यों और अनुप्रयोग भागों को समझने के साथ उन्हें बौद्धिक व्यवहार विकसित करने के भी अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। इस स्तर पर शिक्षण का स्तर स्मृति स्तर की तुलना में उच्च होता है। इससे विद्यार्थी संज्ञानात्मक क्षमताओं का उच्च विकास होने पर विचार करने, तथ्यों के अधिक तार्किक प्रस्तुतिकरण, उनका अर्थपूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं। वे सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंधों का मूल्यांकन करते हैं और तथ्यों को आत्मसात करने के लिए स्थान भी प्रदान करते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण अवबोध स्तर का उद्देश्य निम्न उद्देश्यों पर आधारित है। पहला पॉइंट है, इसका मुख्य उद्देश्य निर्देशात्मक संदेशों की व्याख्या करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, तुलना करना तथा अनुमान के माध्यम से निर्देशात्मक संदेशों को समझाना है। दूसरा पॉइंट है, इसके उद्देश्यों में उचित प्रक्रिया का उपयोग भी मुख्य रूप से सम्मिलित है। तीसरा पॉइंट है, विषय वस्तु व्यापक और अधिक विस्तृत है, जिसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों के सिद्धांतों और सामान्यीकरणों का अनुप्रयोग सम्मिलित है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण पद्धतियाँ और उपकरण, यानी टीचिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट, यानी कौन कौन से शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो यह निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है। पहला है व्याख्यान एवं सह प्रदर्शन, यानी लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन। दूसरा है चर्चा विधि, यानी कि डिस्कशन मेथड। तीसरा है आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तीसरा है उदाहरण और स्पष्टीकरण, यानी एग्जाम्प्लिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कक्षा में
विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग किसी बिंदु को स्पष्ट करने, रुचि में संवर्धन करने के लिए किया जाता है। इससे कक्षा का वातावरण अधिक सक्रिय होता है और अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रेरक हो जाती है। शिक्षण के अवबोध स्तर पर अभिप्रेरणा बाह्य होने के साथ साथ आंतरिक प्रकृति भी होती है। इस विधि में मुख्य रूप से निम्न शिक्षण उपकरण संबंधित है। पहला है प्रतिरूप यानी कि मॉडल्स, दूसरा है लेखाचित्र यानी कि चार्ट, तीसरा है दीप्ति या कोंध वाले कार्ड यानी फ्लैश कार्ड, और चौथा है प्रतिमा यानी पिक्चर्स। शिक्षार्थी शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से अवधारणाओं को अधिक सरलता से समझ सकते हैं। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता और स्तर के अनुसार सही सहायता और उपकरण उपयोग करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होते हैं। अवबोध स्तर का अधिक व्यापक मूल्यांकन करने में तथा परीक्षणों और उपकरणों के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। नियोजित परीक्षण छात्र को समझने, विश्लेषण करने, संश्लेषित करने और भेदभाव करने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ ही मौखिक और लिखित परीक्षणों का उपयोग करके इन क्षमताओं की जांच की जा सकती है और इसमें व्यवहारिक ज्ञान के परीक्षण के लिए कुछ कार्यक्षेत्र भी सम्मिलित होने चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका यानी रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करता है और उनमें रुचि उत्पन्न करता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम, निर्देश का तरीका और मूल्यांकन में प्रयुक्त विधियां शिक्षक के पास रहती हैं। शिक्षार्थियों की भूमिका अधिक सक्रिय होती है और उन्हें इस स्तर पर कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस स्तर के प्रतिभागी माध्यमिक शिक्षार्थी होते हैं। यह सारी रूपरेखा शिक्षक द्वारा ही निर्धारित की जाती है। अब आगे हम लोग जानते हैं शिक्षण का चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट को इस स्तर का प्रमुख प्रस्तावक माना जाता है। यह स्तर शिक्षण का उच्चतम और सबसे व्यवहारिक स्तर है। समाज अपेक्षा करता है कि एक व्यक्ति पूरे परिदृश्य को समझने और अपने ज्ञान को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। इसे ही आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी चीज़ के बारे में गहराई से विचार करना। तो आइए एक पॉइंट के बारे में समझते हैं। पहला है यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। छात्र प्राथमिक स्थान पर है और शिक्षक माध्यमिक स्थान ग्रहण करते हैं। दूसरा पॉइंट है एक शिक्षार्थी इस स्तर को स्मृति स्तर और बुद्धि स्तर के लाभ के बाद ही प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है चिंतनशील स्तर शिक्षार्थियों को जीवन में वास्तविक समस्या संबंधी स्थितियों को हल करने के लिए प्रेरित करता है। चौथा पॉइंट है इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्या की स्थिति का सामना करना पड़ता है। पांचवा है कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से मुक्त और स्वतंत्र यानी फ्री एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। छठा है यहाँ समस्या की पहचान की जाती है, उसे परिभाषित किया जाता है और फिर समाधान ढूंढा जाता है। सातवां है इस स्तर पर विद्यार्थी के मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। आठवां पॉइंट है शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए, ज्ञान को छात्रों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। नौवां हमारा पॉइंट है छात्र सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें नवीन और कल्पनाशील बनने की आवश्यकता होती है। 10वां हमारा पॉइंट है मूल्यांकन के लिए निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। आगे बढ़ते हैं चिंतन स्तर के शिक्षण के गुण यानी मेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। इसके गुण में पहला गुण है
इस स्तर पर शिक्षण झुकाव विद्यार्थी पर अधिक केंद्रित है। दूसरा पॉइंट है, इस स्तर पर शिक्षण, आइए फिर से दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस स्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अधिक अंतःक्रिया होता है। तीसरा है, शिक्षण का यह स्तर उच्च वर्ग के लिए ही उपयुक्त होता है। आइए अब हम चिंतन स्तर शिक्षण के कुछ दोष भी होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। पहला इसका दोष है, यह अधिकतर मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए ही उपयुक्त होती है। दूसरा, अध्ययन सामग्री न तो संगठित है और न ही पूर्व नियोजित या व्यवस्थित है। शिक्षक विकास के 4 चरणों को विकासशील, कुशल, निपुण और प्रतिष्ठित के रूप में भी परिभाषित किया गया है। बोस्टन विश्वविद्यालय से जुड़े केविन ए रयान ने शिक्षण के 4 चरणों को काल्पनिक, उत्तरजीविता, महारत और प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संज्ञान और मेटा संज्ञान या मेटा कॉग्निशन। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये अवधारणाएं चिंतनशील प्रथाओं से जुड़ी हुई है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मृति, ध्यान, भाषा का निर्माण और समझ, तर्क करना, सीखना, समस्या समाधान और निर्णय लेना सम्मिलित है। इसे अक्सर सूचना प्रसंस्करण ज्ञान को लागू करने और प्राथमिकता को परिवर्तित करने के रूप में जाना जाता है। मेटाकॉग्निशन संज्ञान का ही एक प्रकार है। यह स्वयं की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और समझ होती है। इसको किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में ज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मूल रूप से आवेदन का ही एक भाग है। तो चलिए इसमें एक प्रश्न बनता है, एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कई सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो बताना यह है कि यह शिक्षण का कौन सा स्तर परिलक्षित करता है। पहला है ए नंबर स्वायत्त विकास स्तर, बी नंबर है स्मृति का स्तर, सी नंबर है समझ का स्तर और डी नंबर है चिंतनशील स्तर। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा चिंतनशील स्तर। तो प्रश्न का हल इस प्रकार है कि सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देने का अर्थ है छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से परिचय कराना, यानी कि उनको कितना सोच समझ विकसित है इससे हमको इसमें परिचित करवाना है। हमारा अगला पॉइंट है पाठचर्या की रूपरेखा, पाठचर्या और पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस। ये क्या होता है तो देखते हैं आगे। वर्ष 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद केवल केंद्र के द्वारा ही नीतिगत मुद्दों पर राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पालन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने वर्ष 1975 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF की स्थापना की। वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था और वर्ष 1986 में पहली बार पूरे देश में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति यानी NPE 1986 थी, जो NCF को आधुनिक साधन के रूप में परिकल्पित करती है। सामान्य बुनियादी मूल्यों और शिक्षा के तुलनीय मानकों को सुनिश्चित करते हुए और भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का जवाब देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए NPE 1986 ने एक प्रासंगिक
लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया। एनसीएफ को बाद में वर्ष 1988, 2000 और 2005 में संशोधित किया गया था। पाठचर्या ढांचा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति और समाज दोनों के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करती है। यह योजना बच्चों को एक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिगम के अनुभवों के प्रकारों की समझ की ओर ले जाती है। पाठचर्या को नियोजित गतिविधियों के कुल योग के रूप में जाना जाता है जो अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह समझाने की एक योजना है कि किन अवधारणाओं को व्यवहार में लाया जाना है, शिक्षार्थियों के बीच कौन से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को जानबूझकर विकसित किया जाना है। इसमें सामग्री के चयन के लिए मानदंड के विवरण और सामग्री के लेन देन के साथ साथ मूल्यांकन के विभिन्न ढंग सम्मिलित हैं। यह निम्नलिखित कारकों से संबंधित है। पहला है किसी विशेष स्तर या कक्षा में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। दूसरा है विषयवार अधिगम के उद्देश्य और सामग्री। फिर तीसरा पॉइंट है पढ़ाई का कोर्स और समय आवंटन। नंबर 4 है शिक्षण अधिगम अनुभव। नंबर 5 है शिक्षण अधिगम अनुदेशात्मक सुविधाएं और सामग्री। तथा छठा नंबर है शिक्षण अधिगम का मूल्यांकन और शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं। पाठ्यक्रम एक लेख्य पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स होता है जो विषयों की सामग्री और कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण का विवरण देता है। पाठ्यक्रम कवर किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री का सारांश होता है। यह वर्णन और अधिक सारांशित करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह हमें अनुसूची, मूल्यांकन, सुपुर्द नियत कार्य, प्रोजेक्ट और परीक्षा आदि की आवश्यक जानकारी देता है। अब हम लोग जानेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। पहला है पाठ्यक्रम को विषय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सारांश के रूप में वर्णित किया गया है। पाठ्यचर्या एक शैक्षिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में सिखाई जाने वाली समग्र सामग्री को संदर्भित करता है। दूसरा है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की तुलना में एक व्यापक दायरा है, जबकि पाठ्यक्रम प्रकृति में वर्णनात्मक है लेकिन पाठ्यचर्या निर्देशात्मक है। पाठ्यक्रम शिक्षक से शिक्षक में भिन्न होता है जबकि पाठ्यचर्या सभी शिक्षकों के लिए समान होती है। तीसरा है माध्यमिक या तृतीयक शिक्षा में पाठ्यक्रम की शुरुआत में शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सुलभ है। वे इसे अपने अध्ययन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को पाठ्यचर्या तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक कि वे विशेष रूप से इसके लिए नहीं कहते हैं। चौथा पॉइंट है पाठ्यचर्या के विपरीत पाठ्यक्रम एक विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है जो अध्ययन की एक विशेष अवधि या एक कार्यक्रम को कवर करता है। नंबर 5 है पाठ्यक्रम अधिकतर शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके विपरीत पाठ्यचर्या सरकार, स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। नंबर 6 है एक पाठ्यक्रम की अवधि
केवल 1 वर्ष के लिए होती है, लेकिन पाठचर्या अवधि के पूरा होने तक बनी रहती है। अब आइए हम लोग जानते हैं पाठचर्या के लिए बुनियादी दृष्टिकोण, यानी बेसिस अप्रोचेस टू करिकुलम। पहला है विषय केंद्रित पाठचर्या, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। यहाँ यह माना जाता है कि सार्वभौमिक और उद्देश्य ज्ञान सीधे उन लोगों से प्रेषित किया जा सकता है जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। व्याख्यान छात्रों को विषय ज्ञान का संचार करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ढंग है। छात्र सामान्य तौर पर शिक्षक या पाठ्यपुस्तक द्वारा प्रदान की गई विषय सामग्री को याद करते हैं। परीक्षाएं छात्रों के सामग्री ज्ञान का परीक्षण करती है। फिर दूसरा है हमारा पॉइंट व्यवहारवादी पाठचर्या। इसमें देखते हैं हम लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखते हैं और अधिगम के उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ज्ञान क्रिया की वह क्षमता है जिसे कार्यों के सफल प्रदर्शन के रूप में पहचाना जाता है। यह निर्धारित करने का एकमात्र ढंग है कि विद्यार्थी कुछ जानते हैं या नहीं जानते। यह देखना है कि वे कुछ स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है योग्यता आधारित पाठचर्या। फिर दूसरा है मानदंड संदर्भित पाठचर्या। तीसरा है दक्षता अधिगम और नंबर 4 है योजनाबद्ध अधिगम। योग्यता आधारित पाठचर्या में टर्मिनल दक्षताओं को व्यवहारिक शब्दों में परिभाषित किया गया है, फिर इन्हें उप दक्षताओं में उप निरूपित किया जाता है। योग्यता आधारित पाठचर्या भारत और कुछ अन्य देशों में विकसित किया गया है। व्यवहारवादी पाठचर्या में शिक्षक पाठचर्या विकासकर्ताओं द्वारा विकसित पाठचर्या को क्रियान्वित करने के लिए सहायक होते हैं और शिक्षक पाठचर्या के साध्य या साधन पर सवाल नहीं उठाते हैं। व्यवहारवादी पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के अनुभवों, संदर्भ और संज्ञानात्मक प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखता है। शिक्षार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है और शिक्षकों को ज्ञान के प्रेषक के रूप में जाना जाता है। चौक और वार्तालाप शिक्षण का सामान्य ढंग है। शिक्षार्थी बिना किसी प्रश्न के चुपचाप अपने पाठ को याद करते हैं तथा उनका अध्ययन करते हैं। बचपन को समाज के भीतर वयस्कता की तैयारी के रूप में देखा जाता है और शिक्षा का उद्देश्य ऐसे ज्ञान और कौशल को विकसित करना है जो छात्रों को अपने वयस्क जीवन में समाज की सेवा करने में पूर्ण सहायक हों। अब आइए हम लोग देखते हैं पाठचर्या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण। तो पाठचर्या फ्रेमवर्क है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम का आधार, मूल पाठचर्या और पाठचर्या का विवरण। तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम का आधार क्या है, पहले जानेंगे। तो आइए देखते हैं मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना। आगे है ज्ञान मीमांसा, यानी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए की परिकल्पना। तीसरा है अधिगम संबंधी परिकल्पनाएं और अगला है बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पना। आइए देखते हैं। तो मूल पाठचर्या इसमें क्या कहता है। इसका पहला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य। फिर अगला है शिक्षा के सोपान संबंधी उद्देश्य, शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत, उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड, उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड और मूल्यांकन के सिद्धांत। पाठचर्या का विवरण में है पाठ्यक्रम का विवरण। अगला है अनुशंसित कक्षागृह अनुशीलन क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री और अगला है मूल्यांकन योजना प्रणाली। आइए देखते हैं। इसमें है शिक्षार्थी केंद्रित पाठचर्या, यानी लर्नर सेंटर्ड करिकुलम।
यहाँ उद्देश्य शिक्षार्थियों के विकास को प्रोत्साहित करना और उनका पोषण करना है और शिक्षकों को शिक्षार्थियों की जन्मजात क्षमताओं पर भरोसा करना होता है। अधिगम को रचनावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है। अधिगम अधिक प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी एक उत्तेजक वातावरण में संलग्न होते हैं, पूछताछ में सम्मिलित होते हैं और पर्यावरण के साथ बातचीत से अपने लिए अर्थ बनाते हैं। यहाँ मंत्र है, अंदर क्या हो रहा है, और शिक्षार्थी उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच खड़ा होता है। पाठचर्या को उपयुक्त अधिगम वातावरण की व्यवस्था करके शिक्षार्थियों को उत्तेजक अनुभवों के साथ संलग्न करना चाहिए। शिक्षक मापदंडों में रुचि रखते हैं, जैसे कि शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक रचनाओं की स्थिति, उसकी अर्थ निर्माण क्षमता और उसकी रचनात्मक भावना। रचनात्मक पाठचर्या निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है। ये नंबर है, ज्ञान शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित, आविष्कार, निर्मित या खोजा गया है। यह शिक्षार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त और संग्रहित नहीं किया जाता है। नंबर बी है, ज्ञान को अधिगम प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता है, जो कि पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है। शिक्षार्थी लगातार अपनी संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण का काम कर। दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं आता है। फिर दूसरा है उपचारात्मक क्रिया, प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती है। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायकता सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगला है मूल्यांकन क्रिया यानी इवैल्यूएशन फंक्शन। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण, अनुदेश और लर्निंग यानी टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। जानते हैं इसके बारे में। इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है, इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं हैं, इसको निरर्थक ही माना जाएगा। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं। शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है। इन तीनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को नीचे दर्शाया गया है। 1 नंबर पे है पाठ्यक्रम, 2 नंबर पे अनुदेश, 3 नंबर पे है शिक्षण और 4 नंबर पे है अधिगम। अब हमारा अगला पॉइंट है शिक्षक एक सम व्यवसाय है यानी टीचिंग इज ए प्रोफेशन। शिक्षण किस प्रकार से सम व्यवसाय है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षण एक सा सम व्यवसाय है जो दूसरे सम व्यवसायों को संभव बनाता है। चिकित्सक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, कोई भी सम व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह सम व्यवसाय मूलतः स्व आयोजित यानी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। शिक्षक अपनी सम व्यवसाय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को भी विकसित करते हैं। यह भी माना जा सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है। तो आइए हम लोग तुलना करते हैं, शिक्षण, अनुदेश और अधिगम की तुलना करते हैं। तो पहला है शिक्षण में। शिक्षण का मूल विचार ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। अनुदेश में है, अनुदेश में छात्र एवं शिक्षक के बीच
पारस्परिक अंतः प्रक्रिया की संभावना नहीं होती है। अधिगम में देखते हैं, शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनमें व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। अनुदेश में है दूसरा पॉइंट, अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन इसमें अधिगम निहित नहीं होता है। आइए अधिगम में देखते हैं, अधिगम के लिए शिक्षण एवं अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं होते। फिर शिक्षण में है तीसरा पॉइंट, शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। अनुदेश में है, अनुदेश से केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है। फिर अधिगम में है, अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम होता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।